कैसे मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को, गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने हराया। कैसे राणा सांगा ने इतने कम समय में अपने साम्राज्य का इतना विस्तार कर लिया। क्या थी वो बाबर की तुलुगमा युद्ध तकनीकी। कैसे पहली बार भारतीय सरजमी पर युद्धों में तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल हुआ। आखिर क्यों राजा शिलादित्य ने राणा सांगा को युद्ध मैदान में ही धोखा दिया और बाबर से हाथ मिला लिया। कैसे राणा सांगा के घायल होने पर झाला कबीले के मुखिया अंजा ने राणा बनकर युद्ध को संभाला। राणा के मरने के बाद वो कौन सा बादशाह था, वो कौन सा राजा था जिसके जिंदा रहते भारत पर मुगलों ने पैर नहीं पसार सके। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में, सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। 1508 संग्राम सिंह मेवाड़ के राणा बना दिए गए और वे सिंहासन पर आसीन होने के बाद राणा सांगा के नाम से जाने जाने लगे। राणा सांगा अपने नाम की तरह युद्ध में निपुण और रणनीति में तेज तर्रार थे। राणा बनते ही उन्होंने अपना वर्चस्व राज्य के सभी दिशाओं में फैलाना शुरू कर दिया। अपने राज्य के पूर्व में राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को कड़ी शिकस्त दिया और देखते ही देखते मालवा को अपने अधीन कर लिया। पश्चिम में राणा सांगा ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय को हराकर उसके अधिकांश गुजरात पर अपना कब्जा कर लिया और उत्तर में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को बार बार चुनौती देते हुए पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान को अपने साम्राज्य में मिला लिया और वहां पर अपना विजय पताका लहरा दिया। राणा सांगा जिस रफ्तार से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उस समय तक तो ऐसा ही लग रहा था कि जल्द ही राणा सांगा का विजय पताका दिल्ली तक पहुंच जाएगा और शायद ऐसा ही होता, मगर वक्त को कुछ और मंजूर था। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में अधिकतर पूरी दुनिया में भालों, तीरों और तलवारों का इस्तेमाल युद्धों में किया जाता था और रणनीति में ज़्यादातर युद्धों में अचानक हमला करने जैसी रणनीति विद्यमान थी, जिसमें भारी मात्रा में घोड़े और हाथियों की मदद से दुश्मन की संरचना को तोड़ा जाता था और दुश्मन की सेना में भगदड़ मचा दी जाती थी, जिसके उपरांत दुश्मन की सेना को चारों तरफ से अटैक किया जाता था और भागती हुई सेना में त्राही त्राही मचा दी जाती थी। और इस रणनीति में राजपूत और अफगान दोनों ही माहिर थे और शायद ही उस समय इनके टक्कर का पूरे दुनिया में कोई रहा होगा। मगर तुर्कियों द्वारा युद्ध तकनीकी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। युद्ध में अब तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, मगर असली बदलाव तब आया जब तुर्कियों ने तोपों का व्यापार युद्ध विशेषज्ञों के साथ करना शुरू कर दिया। 1525 ईस्वी में उनके ये आधुनिक हथियार काबुल के मंगोल सम्राट बाबर के पास आ गए और 1526 में बाबर ने उसका भरपूर इस्तेमाल करके दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की जंग में हरा दिया। इसी के साथ अब बाबर दिल्ली का नया सुल्तान बन गया और मुगलिया परचम हिंदुस्तान में लहराने लगा। दिल्ली को कब्जा करने के बाद बाबर को जो सबसे ज़्यादा खतरा था वो था राणा सांगा से, क्योंकि उसने राजपूत राजाओं की वीरता की कहानियाँ सुनी ही थी और इसी वीरता की एक झलक बाबर ने बायना किले के कूच के दौरान देखने को मिला था, जिसमें राणा सांगा ने बाबर के सेनाओं को तितर बितर कर दिया था। बाबर ने अपनी और फौज भेजी, मगर राणा सांगा के आगे वो टिक ना सकी। बाबर की मुगल सेना में घबराहट का वातावरण छा गया, मगर बाबर भी तैमूर लंग और चंगेज खां का वंशज था। दो महान योद्धाओं का खून उनकी रगों में बह रहा था। बाबर ने सेना की और टुकड़ियों को काबुल से बुला लिया और धर्म युद्ध के नाम पर कई कबीलों को अपने राज्य में मिला लिया। इधर मेवाड़ के राणा सांगा भी कई राजपूत कबीलों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। दिल्ली के पूर्व सुल्तान इब्राहिम लोदी के भाई मोहम्मद लोदी भी राणा सांगा से मिल गए। दोनों के बीच अब युद्ध होना अनिवार्य था, मगर बाबर के पास आधुनिक हथियार, तोपें और बंदूकें थी और राणा सांगा के पास अभी भी वही पारंपरिक हथियार थे। 16 मार्च 1526 राणा सांगा अपनी फौज को लेकर बाबर से निपटने के लिए आगरा तक निकल पड़े। वो और उनकी फौज युद्ध में अभी तक तोपों के उपयोग से रूबरू नहीं थी। दूसरी ओर बाबर ने खानवा गांव को पानीपत की तरह ही युद्ध मैदान को परिवर्तित कर दिया। पानीपत की तरह बाबर ने केंद्र में सबसे आगे बैलगाड़ी खड़ी कर दी, जिन्हें लोहे की जंजीरों से वो जोड़ दिया था। इनके पीछे उसने अपने तोपें, बंदूकधारी सिपाही और कुशल तीरंदाज खड़ी कर दिए और उसने अपने दाएं और बाएं फ्लैग को सुरक्षित करने के लिए गड्ढे खुदवा दिए और अपने भारी कवचदार घुड़सवारों को पीछे खड़ा कर दिया। बैलगाड़ी के बीच में उसने घोड़े को आने और जाने की जगह छोड़ रखी थी। दोस्तों, यही सारी पूरी तकनीकी को तुलुगमा युद्ध तकनीकी कहा जाता है। इन सब के अलावा खानवा गांव में उसने पीछे अपनी एक रिजर्व सेना को खड़ा कर रखा था। दूसरी ओर राणा सांगा की सेना 3 टुकड़ों में विभाजित थी और वो अपनी परंपरागत युद्ध तकनीकी के लिए तैयार थे। सुबह के 9 बजे दोनों सेनाओं के बीच जंग शुरू हो गई। राणा सांगा ने बाबर की दाएं फ्लैग में आक्रमण कर दिया, मगर बाबर की तोपें 180 डिग्री पर आसानी से मूव कर सकती थी। इसके अलावा दाईं और बाईं ओर खाई की वजह से राजपूत घुड़सवारों को केंद्र के पास से होकर गुजरना पड़ा और वो जल्द ही बाबर के तोपों के रडार में आ गए और बाबर की तोपें एक के बाद एक भारी बमबारी करनी शुरू कर दी, मगर राजपूत सेनाओं ने पीछे नहीं हटे
और वीरता और पराक्रम से बाबर के दाएं फ्लैग को तहस नहस कर दिया। साथ ही राणा सांगा ने केंद्र के भीषण हमले को तोड़ने के लिए अपने केंद्र के हाथियों को आगे बढ़ा दिया। बाबर के मस्किटियर्स और तोपों की गोलाबारियों ने हाथियों को डरा दिया और वे उल्टा अपने ही लोगों को कुचलते हुए वापस दौड़ने लगे। इन सब में राणा सांगा को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी। केंद्र को तोड़ने में नाकाम होने पर राणा सांगा ने अपने दाएं फ्लैग को बाबर के बाएं फ्लैग की ओर आगे बढ़ा दिया और वहां भी एक बार फिर घमासान युद्ध शुरू हो गया। तोपों के गोले, मस्कटियर्स की गोलियां और तीरों से लगातार राजपूत सेना अब छलनी हो रही थी, मगर साहसी राजपूत पीछे नहीं हटे और आगे बढ़ते रहे। इसी बीच बाबर की केंद्र की सेना ने राणा सांगा को दाएं और बाएं दोनों तरफ से कहर बरपा दिया। इन सब के बावजूद भी राणा सांगा की युद्ध में पकड़ मजबूत बनी रही, लेकिन तभी राजा शिलादित्य ने युद्ध के मैदान में ही अपना पक्ष बदल लिया और रणनीति के मुताबिक बाबर से हाथ मिला बैठा। इस विरोधाभास से युद्ध में उलझन का माहौल फैल गया और इसी भ्रांति में राणा सांगा को गोली लग गई और वो बेहोश हो गए। कुछ समय के लिए युद्ध थम सा गया। अब सेनाएं तितर बितर होने लगी, लेकिन दोस्तों युद्ध में अभी भी एक ट्विस्ट बाकी था। इसी बीच झाला कबीले के मुखिया अंजा ने राणा बनकर एक बार फिर से युद्ध को छेड़ दिया। हालांकि वो रणनीति में कमजोर थे और राजपूत सेना अब धीरे धीरे तोपों और गोलियों और तीरों से बिखरने लगी थी और इस युद्ध में पहली बार राणा सांगा ने हार का सामना किया। नगरों के सेनानायक घायल राणा सांगा को वहां से निकालने में कामयाब रहे। होश में आने के बाद राणा सांगा ने चित्तौड़ में वापस जाने से इनकार कर दिया और वो बाबर के खिलाफ फिर से सेना जुटानी शुरू कर दी। मगर कालपी क्षेत्र में 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस की माने तो उन्हीं के सेना नायकों ने जहर देकर मार दिया था और इसका मुख्य कारण ये था कि राणा सांगा का बाबर से युद्ध करने का एक बार फिर से निर्णय। मुगलों के इस नए हथियार का कोई तोड़ नहीं था और धीरे धीरे बाबर की सेना ने अपना दबदबा पूरे उत्तर पश्चिम मध्य पूर्व भारत में फैलाना शुरू कर दिया। बाबर के मरने के बाद हुमायूं ने राजगद्दी संभाली और अपने युद्ध अभियान को बरकरार रखा, मगर उस जाबाज योद्धा शेरशाह सूरी के नेतृत्व में हुमायूं की एक न चली और जब तक वो जिंदा रहा मुगलों को भारत से वापस खदेड़ दिया था। एक छोटा सा व्यक्ति जो कभी राजा नहीं हुआ करता था, जो कभी बड़े युद्धों का सामना नहीं किया था, आखिर कैसे हुमायूं को उन्होंने एक ही युद्ध में हरा दिया और भारत से हमेशा हमेशा के लिए खदेड़ दिया, जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। इधर राणा सांगा की मृत्यु हुई तो वहीं एक और जाबाज शूरवीर शिरोमणि योद्धा का जन्म हुआ और वो थे महाराणा प्रताप।